Hello everybody, welcome to Civil Staff Himachal. Today I am going to start a very important, very significant part of your preparation of HPAS prelims exam. A section from every year, almost 20 question are supposed to ask. तकरीबन 20 सवाल जो हैं आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और ऐसा ये सब्जेक्ट है, डायनामिक है, बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं इससे संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है आपकी प्रिपरेशन में, हर साल जिसका वेटेज आपके एग्जाम्स में बढ़ रहा है और इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच वी कैन टेक इट सो लाइटली, ठीक है। सो क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी है करंट अफेयर्स को पढ़ते वक्त, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो हमें कवर करने हैं करंट अफेयर्स में, आज उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। So there are some important topics which we need to cover. जैसा मैंने पहले कहा that there are almost 20 questions which are supposed to ask in your exam. तकरीबन 20 सवाल पूछे जाते हैं और इनमें से तकरीबन 15 सवाल जो हैं very plain questions और we can say that not that difficult questions, जिन्हें हम difficult questions की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो सिंपल जो है इन एरियाज से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अवार्ड्स की मैं बात करूं, अवार्ड्स से सवाल पूछे जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स कि नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, मैन बुकर प्राइज़ किसे मिला है, पुलिट्जर अवार्ड किसे दिया गया है, या अगर हम नेशनल अवार्ड्स की बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। सो अवार्ड्स की कैटेगरी से सवाल पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स विच हैव बीन टेकन प्लेस, ऑफ कोर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इसमें अपॉइंटमेंट्स कवर हम करेंगे। इसके अलावा डेज एंड डेट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, एक दो सवाल पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हंगर रिपोर्ट है या हैप्पीनेस इंडेक्स है या फिर आपकी कोविड-19 से संबंधित जितने भी पैरामीटर हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी परीक्षा में एग्जाम्स में सवाल जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्शन से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चंस आर एवरी ईयर आस्क्ड, ठीक है। चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी हैपनिंग्स हुई हैं पिछले एक साल में, वहाँ से ये चांस रहता है कि सवाल बन जाए। जितने भी, जैसे मैं म्यांमार रीजन की बात करूँ, मिलिट्री कू हुआ है, किस पर्टिकुलर रीजन में ये घटना हुई है, ठीक है, या फिर मिडिल ईस्ट में कुछ क्राइसिस हुए हैं उन पर बात की जा सकती है, किसी पर्टिकुलर रीजन से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से सवाल हर साल पूछे जाते हैं। सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं, क्राइसिस हैं, गेन्स हैं, जितने भी, उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अदर देन दिस साइंस एंड टेक से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे डिफेंस की फील्ड में हो, चाहे प्रोग्रेसिव फील्ड की मैं बात करूं। इन सभी सेक्शन से तकरीबन 10 से 15 जो सवाल हैं हर साल पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी मिसलेनियस कुछ सवाल पूछे जाते हैं, बट अगर आप अच्छे से इन सभी एरियाज़ को कवर करते हैं, पढ़ते हैं, सो यू आर कैपेबल टू आंसर एटलीस्ट 15 to 18 क्वेश्चंस। और अगर आप 15 से 18 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू क्रैक योर प्रीलिम्स। ऑलराइट, सो ये अप्रोच हमें ध्यान रखनी है कि इन सभी एरियाज़ को हम कवर ज़रूर करें। एंड एक और चीज़ ध्यान रखनी है, करंट अफेयर्स को पढ़ते वक्त बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं। इट हैज़ बीन सीन दैट दे हैव कीप इन माइंड द फैक्ट कि हम लास्ट में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे 1 महीना 1.5 महीना पढ़ के। तो आपको बता दूं ये हमेशा ही अप्रोच गलत रहती है, बड़ा मुश्किल रहता है। वी हैव टू गो विद वीक टू वीक करंट अफेयर्स, एवरी डे यू नीड टू गो थ्रू विद करंट अफेयर्स। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, लेक्चर्स को अच्छे से समझना है, एनालाइज करने हैं फैक्ट्स, ठीक है, लर्न करने पड़ेंगे आपको बहुत से फैक्ट्स करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त, क्योंकि अल्टीमेट आपका गोल क्या है, अच्छा स्कोर करना। एंड इवन नॉट इन प्रीलिम्स बट these many facts will also help you a lot in your writing mains। जब आप अपना मेंस लिखेंगे उसमें भी बहुत सहायता आपको मिलेगी। ऑलराइट, चलिए, सो आई होप कि बेसिक ये चीज़ आपको समझ आई होगी about current affairs. Now let us start our weekly current affairs series from our very first slide. So पहले स्लाइड में जो पहला सवाल आपका है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। अगर मैं बात करूं, सो इट इज़ बेसिकली MACS 1407।
सो दिस टर्म वाज रिसेंटली इन न्यूज, खबरों में ये टर्म रही। क्या मतलब है इसका? सो इट इज बेसिकली अ वेराइटी ऑफ सोयाबीन, अ हाई यील्डिंग पेस्ट रेसिस्टेंट सोयाबीन वेराइटी, ऑल राइट, which have been developed with the collaboration of Agharkar Research Institute in Pune and ICAR, Indian Council of Agriculture Research। इनका collaboration रहा इस सोयाबीन को डेवलप करने में, ठीक है। क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तकरीबन 39 जो क्विंटल है 1 हेक्टेयर में प्रोड्यूस की जा सकती है, और तकरीबन 104 दिनों में फुली ग्रोन ये सोयाबीन हो जाती है, ऑल राइट, एंड ऑफ कोर्स इट इज पेस्ट रेसिस्टेंट। सो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी ये स्टेप है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं किन पर्टिकुलर रीजन में ये कल्टीवेट की जाती है। तो बेसिकली इट इज कल्टीवेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, प्राइमरली इन असम, और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, बट प्राइमरली असम में ये ग्रोन होती है, कल्टीवेट होती है। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ रीजन में भी कल्टीवेट की जाती है। तो जो सवाल है आपका, टर्म पूछी जा सकती है, ठीक है, या कुछ फीचर्स से सवाल पूछा जा सकता है कि क्या क्वालिटी है इस MACX की। साथ ही साथ ये आपसे पूछा जा सकता है किन पर्टिकुलर रीजन में ये ग्रोन होती है, उगाई जाती है, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड में। The question is again from Science and Tech. India's Army first green solar energy harnessing plant in Sikkim. So recently ये भी खबरों में, बहुत ज़्यादा खबरों में रही कि पहला जो ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है वो सिक्किम में एस्टैब्लिश किया गया। इस तरीके का हाई एल्टीट्यूड पे तकरीबन 1600 जो आपके 16,000 फीट की हाइट पर इस तरीके का कोई प्लांट इससे पहले कभी लगा नहीं, ठीक है। और जो बैटरी इसमें इस्तेमाल की गई है वो है बेसिकली वैनेडियम, जो कि मानी जाती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इट इज फॉर टू प्रमोट द सोलर एनर्जी इन दिस हाई एल्टीट्यूड रीजन, ऑल राइट। और ये वैनेडियम जो है इसका इस्तेमाल स्टील अलॉयज, स्पेस क्राफ्ट्स को बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीधा सवाल आएगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बहुत एनालिटिकल सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं हिमाचल में, लाइक UPSC, लाइक IAS एग्जाम। थोड़े सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपकी जो अप्रोच रहेगी, यू नीड टू गो विद ऑल द फैक्ट्स, बट सवाल कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, ये फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। सो सिक्किम है पहला स्टेट इस तरीके का ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट को लगाने के लिए, ठीक है। ये सवाल एक बन जाएगा। और वैनेडियम बैटरी, ये जो टर्म है, इससे भी संबंधित सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑल राइट। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है फर्स्ट ब्लो अवे गैलेक्सी डिस्कवर्ड। सो रिसेंटली मिनीसोटा इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं उन्होंने एक पहली दफा फर्स्ट ब्लो अवे गैलेक्सी जो है उसको डिस्कवर्ड किया है। तो पहला हम जानते हैं व्हाट इज दिस टर्म मीन, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, बट थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेट, ठीक है। ब्लो अवे जो है गैलेक्सी की ऐसी कह सकते हैं स्टेट होती है इन विच द हाइड्रोजन क्लाउड्स हैव बीन रिमूव एंड अलोइंग द हाई एनर्जी लाइट टू एस्केप, ठीक है। सो जैमिनी टेलीस्कोप की मदद इसमें ली गई है, और इस गैलेक्सी को जो नाम दिया गया है दैट इज पोक्स 186, ठीक है। पोक्स 186, ये सवाल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर देन दिस जैमिनी टेलीस्कोप से भी रिलेटेड कुछ सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऑल राइट। तो जैमिनी जो टेलीस्कोप है, इट इज बेसिकली आज के समय की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल आपका टेलीस्कोप है वो जैमिनी टेलीस्कोप है। बेसिकली नॉर्थ और साउथ दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, हवाई आइलैंड में एंड चाइल्ड में इसकी लोकेशन है, लोकेट किए यहाँ इन एरियाज में इसको लोकेट किया गया है ऑलरेडी, ऑल राइट। सो बेसिकली जैमिनी टेलीस्कोप से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कहाँ इनकी लोकेशन है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आज एडवांस सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो जैमिनी टेलीस्कोप है। और ब्लो अवे जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है और किस टीम ने उसे फाउंड किया है या डिस्कवर किया है, ठीक है। तो ये मिनीसोटा इंस्टीट्यूट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सवाल जो हैं इस
आपकी न्यूज से बन जाते हैं। नेक्स्ट है मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400 फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप। सो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ी सफलता ये मिली है इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ट्राइमरान। ट्राइमरान बेसिकली होता है आपका अ काइंड ऑफ फास्ट मूविंग शिप। बहुत तेजी से जो शिप चलते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल बट मूव क्वाइट फास्ट, ठीक है। सो इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेवलप किया गया है ये, विच इज नेविगेट, सेल्फ नेविगेट है ये, ठीक है, कंप्लीट ऑटोनॉमी है इसकी इस पर। और साथ ही साथ जो मेन इसका टारगेट है वो है टू स्टडी द मरीन पॉल्यूशन, या मरीन जो पॉल्यूशन है उसको स्टडी करना, और प्लास्टिक लेवल कितना, प्लास्टिक का कितना ज़्यादा मात्रा लेवल जो है मरीन लाइफ में है उसकी जानकारी हासिल करना, ये इसका प्राइमरी गोल है, ठीक है। इसके अलावा भी फर्दर जब इनहेंस ये बढ़ेगा आगे, स्पेशली अटलांटिक ओशन तक, तो तकरीबन ये माना जा रहा है कि जो वोएज है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तकरीबन 80% जो अंडर वाटर वर्ल्ड रिमेन्स है उनको, जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, उनको एक्सप्लोर करने में भी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है मदद करेगा, ठीक है। तो प्राइमरीली जो सवाल आपका बनेगा वो यहीं से आपका बन जाएगा कि इसका गोल क्या है, ठीक है। यहाँ से सवाल आपका पूछा जा सकता है, या कौन सा ऐसा शिप है जो पहला ऐसा शिप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप कहलाया है। चलिए नेक्स्ट है पार्कर सोलर प्रोब। सो पार्कर सोलर प्रोब भी खबरों में रहा। इट इज बेसिकली अ स्पेस क्राफ्ट ऑफ नासा, ठीक है, जिसने डिस्कवर किया है नेचुरल रेडियो सिग्नल फ्रॉम वीनस। वीनस से नेचुरल जो रेडियो सिग्नल है उसको कैच किया है। 2018 की मैं बात करूं तो इसे लॉन्च किया गया था टू स्टडी द आउटर लेयर ऑफ द सन, ठीक है, और द आउटर कोरोना ऑफ द सन। तो प्राइमरली इसलिए इसको भेजा था, बट रिसेंटली इसने नेचुरल रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया है वीनस से, तो इसलिए खबरों में रहा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ये जो न्यूज़ है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे drone deployment delivery of the COVID-19 vaccine. So we know that we all are suffering from different kind of problems in this COVID, चाहे ऑक्सीजन की बात करें या वैक्सीन समय पर मिलने की बात करें। Keeping in these all facts in mind, the government of Telangana has taken a risk, or we can say that एक तरीके का उन्होंने कोशिश की, एक प्रयास किया है कि टेक्नोलॉजी की मदद से, ड्रोन्स की मदद से जो वैक्सीन है इसको डिप्लॉय किया जाए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द तेलंगाना, ताकि फास्ट डिलीवरी हो सके। सो तेलंगाना इस तरीके का पहला स्टेट बन गया है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑफ कोर्स उनका भी भागीदारी है इसमें, परमिशन उनकी है। तो हाँ, इस तरीके का जो प्रयास है, हम ये नहीं कह सकते कि फुली सक्सेसफुल है, लेकिन हाँ एक वी कैन से दैट एक इनिशिएटिव उन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से फास्ट डिलीवरी की जा सकती है वैक्सीन की। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, डायरेक्ट सवाल आपका बनेगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है, तो तेलंगाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका मेघालय 100 मिलियन ईयर ओल्ड बोन्स ऑफ सियरफोर्ड डिस्कवर्ड, ठीक है। सो इट इज बेसिकली सियरफोर्डो जो है बेसिकली ये आपका क्या है, स्पीसीज ऑफ डायनासोर। तो 100 मिलियन जो फॉसिल्स हैं ओल्ड, वो आपके मेघालय रीजन में मिले हैं। अगर मैं बात करूं भारत की, तो मेघालय इज ऑफ कोर्स नॉट द फर्स्ट स्टेट टू वेयर सच फॉसिल्स हैव बीन फाउंड। बिफोर मेघालय तमिलनाडु है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर इस तरीके के फॉसिल्स मिल चुके हैं। हाँ, 5वां स्टेट मेघालय भारत का बना है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो ऑफ कोर्स मेघालय जो वो पहला राज्य बन जाता है जहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस तरीके के फॉसिल्स मिले हैं। यू कैन इवन सी इन द इमेज, है ना, सैरोपोड्स को आप देख सकते हैं, लॉन्ग नेक जो आपके डायनासोर्स होते थे, या आपने ज़रूर ये जुरासिक पार्क मूवी में भी इस तरीके के डायनासोर्स को देखा होगा, या यू माइट हैव सीन इन डिफरेंट इमेजेस। तो जो आपका पूछा जा सकता है सवाल मेघालय से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन से स्टेट पे इस तरीके के फॉसिल्स रिसेंटली मिले हैं।
या अगर कोई और फैक्ट पूछा जाता है तो मेघालय हैज बिकम द 5th स्टेट नाउ इन अ रो। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नासाज क्रू 2 मिशन लॉन्च। सो रिसेंटली नासा ने अपना क्रू 2 मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है फॉर रिसर्च एंड स्टडी पर्पसेस ऑफ कोर्स। और अगर मैं बात करूं कोलैबोरेशन की, तो नासा इसमें अकेला नहीं है। नासा हैज टेकन द हेल्प ऑफ SpaceX, ठीक है, अंडर द कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। और इसमें जो 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए हैं उनमें 2 नासा से संबंध रखते हैं, एक आपका जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन या जाक्सा भी जिसे कह दिया जाता है, और एक जो आपका एस्ट्रोनॉट है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से भेजा गया है। ऑलराइट, तो यहां से भी आपका जो सवाल है एग्जाम में पूछा जा सकता है पर्टेनिंग टू क्रू 2 मिशन। ऑलराइट, तो सिंपल याद रखेंगे 4 जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ISS में रिसर्च एंड स्टडी एंड रिसर्च पर्पसेस से भेजा गया है, और 2 उसमें से नासा से संबंधित हैं और 2 आपके जो हैं जापान एंड ESA से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट है टियाने चाइनीज स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल। ठीक है, तो रिसेंटली ये भी बहुत खबरों में रहा, चाइना हैज लॉन्च द मेन मॉड्यूल, जो उनका मेन मॉड्यूल है टियाने स्पेस स्टेशन का, ठीक है, उसको उन्होंने जिसे हेवनली हार्मनी मॉड्यूल भी कहा गया है स्पेस में भेजने की बात की है, या रिसेंटली उसको स्पेस में भेजा है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग मार्च FB रॉकेट। ठीक है, जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। कहां से इसे भेजा गया है, लोकेशन भी जरूर आपको याद रखनी पड़ेगी। सो वेंचैंग लॉन्च सेंटर इन चाइना। ठीक है, तो बेसिकली नाम रखेंगे आप टियाने, और इसे हेवनली हार्मनी मॉड्यूल भी कहा गया है। इट इज बेसिकली अ फर्स्ट परमानेंट स्पेस स्टेशन जिसे सेटल किया जाएगा चाइना द्वारा। चलिए नेक्स्ट आपका है पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, इट वाज आल्सो रिमेन इन न्यूज। यू कैन इवन सी इन द इमेज पाइथन 5 की आप इमेज देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ दिखता है ये। सो रिसेंटली क्या है, जो पाइथन 5 है इट इज अ 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल। सो रिसेंटली जो इंडिजिनियसली हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है उसमें इसे कैरी किया गया है 5th जनरेशन पाइथन 5 को। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया था आपके लेबनान वॉर में। लेबनान वॉर 2006 में इसका इस्तेमाल पहली दफा किया गया था, और ईरान के जो UAVs थे उनको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इट इज बिल्ट बाय इजराइल, ये भी ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाता है कि पाइथन 5 किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इजराइल के द्वारा, और किस एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल किया गया है भारत के, तो इट इज तेजस। तो यहां से आपके सवाल जो है पाइथन 5 से बन जाते हैं। आगे मैं बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज की, अवार्ड से है आपका नेक्स्ट न्यूज। श्यामला गणेश, श्यामला गणेश जी जो है खबरों में रही। खबरों में रहने का मेन कारण था शी इज बेसिकली अ टीचर एंड शी वाज अवॉर्डेड जो हाईएस्ट डेकोरेटेड जापान का अवार्ड है, विच इज गिवन बाय द एम्परर ऑफ जापान, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, उन्हें दिया गया है। तो पूरे सभी भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है। इसकी शुरुआत इस अवार्ड की हम कह सकते हैं 1875 में हुई थी। ठीक है, और क्योंकि टीचर है, श्यामला इज अ जापानीज टीचर, और कुछ इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ाती रही हैं। बेंगलोर में सेप्तू जेनेरियन इंस्टीट्यूशन में उन्होंने पढ़ाया है, साथ ही साथ ओहरा स्कूल जो है वहाँ पर भी उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी हैं। ठीक है, तकरीबन 38 साल से वो पढ़ा रही थी। तो एक हाईएस्ट अवार्ड जो है जापान का, उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सवाल डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड, विच इज आल्सो कॉल्ड द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 1969 से। तो सवाल ये है बेसिकली जो आपकी परीक्षा के संबंध में इंपॉर्टेंट है कि इस साल किन लोगों को बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस की फॉर्म में ये अवार्ड दिया गया है। तो ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड की अगर मैं बात फीमेल कैटेगरी में करूं, दीपिका पादुकोण को दिया गया है। बेस्ट एक्टर मेल की बात करें, अक्षय कुमार जी को मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करें, पैरासाइट जो कि कोरियन मूवी है, उसे ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर की मैं बात करूं, अनुराग बासु को ये अवार्ड मिला है।
बेस्ट फिल्म इंडियन फिल्म की बात करें, तानाजी जो फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है, उसको ये अवार्ड इस बार दिया गया है। तो सिंपली आपको ये फैक्ट्स याद रखने ही पड़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अदर देन दिस, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है लेट सुशांत सिंह राजपूत को। साथ ही साथ रजनीकांत जी को भी अवार्ड इस बार दादा साहेब फाल्के दिया गया उनकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज को देखते हुए इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, बिकॉज ही वाज सर्विंग इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 45 ईयर्स। ऑलराइट, तो ये सभी फैक्ट्स जो हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड यू हैव टू लर्न दीज ऑल फैक्ट्स। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज, which is from Environment and Ecology. Endangered seals found dead on Russian Caspian Sea coast. तो ये बड़ा एक रिसेंटली बड़ी दुखद घटना है, स्पेशली फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कि तकरीबन 272 seals were found dead on the seashore of Caspian Sea. ठीक है, अब इसके बहुत से कारण जो है रिसर्चर्स ने दिए हैं। प्राइमरली जो दो मेन कारण है, इसमें सबसे पहला है तो पॉल्यूशन इन वाटर्स, जो आपके ओशंस में, सीज में, वाटर्स में आपका पॉल्यूशन बढ़ता हुआ है, वो एक कारण हो सकता है। एंड जो नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर फिशिंग, उसमें भी बहुत जो सील्स हैं उसमें शायद फंस गई होंगी एंड बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ सील डाइड। ठीक है, तो पहले भी न्यूज़ में ये रहा है, ऐसा नहीं है। ये कैस्पियन सी में जो पॉल्यूशन बढ़ा है मरीन लाइफ में, उसका जिक्र पहले भी बहुत बार हो चुका है। अगर मैं बात करूं इसके स्टेटस की, IUCN के रेड डाटा जो लिस्ट है उसके स्टेटस में, सो इट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, एंड इट इज ओनली द लिविंग मैमल फाउंड इन द कैस्पियन सी। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है आपके इन सील्स की इंपॉर्टेंस का। ठीक है, तो सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा कहां, किस कोस्ट में ये पाई गई हैं, रशियन कैस्पियन सी कोस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी से सवाल है, क्रोसीडुरा नार्कोडेमिका न्यू श्रू स्पीसीज फाउंड एट अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इट्स अ श्रू, अ काइंड ऑफ माउस वी कैन से दैट, एक चूहे की साइज का एक स्पीसीज है। रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड, ठीक है, रिसेंटली जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने डिस्कवर किया है कि ये जो मैमल है, ये जो स्पीसीज है, इसने इस पर्टिकुलर रीजन के जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो वेजिटेशन को बहुत हार्म करते हैं, उनको मतलब दी स्पीसीज ईट एंड these insects are basically the prime food of these mammals और shrews। ठीक है, और बेसिकली इसका नाम भी, ये जो क्रोसीडुरा नोकोडेमिका है, नोकोडेम इज बेसिकली एन आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार में है। इस पर्टिकुलर रीजन में ही ये स्पीसीज पाई जाती है और इसी के नाम पर जो है इस स्पीसीज को नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, सीधा सवाल जो एग्जाम में आपका बनेगा वो यही कि कहां से ये स्पीसीज है संबंध रखती है, पर थोड़ा सा आपको बेसिक इसके बारे में और जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है ऑलिव रिडले टर्टल। ठीक है ना, ऑलिव रिडले टर्टल बहुत बार खबरों में रहते हैं, तो 2021 में ये खबरों में रहे, स्पेशली उड़ीसा रीजन में आपकी ऋषिकुल्या रिवर है, उसके किनारे पर हर साल ऑलिव रिडले टर्टल जो है दे नेसल, ठीक है, फ्रॉम जैन टू मे के पीरियड में नेसल करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर अभी तक दे हैव नॉट स्टार्टेड नेसलिंग इन दिस रीजन, तो चिंता की बात रही। ठीक है, और साथ ही साथ अगर यहाँ से सवाल सीधा पूछा जा सकता है ऑलिव रिडले से, और दूसरा जो सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट इज अबाउट ऋषिकुल्या रिवर। ठीक है ना, क्योंकि एसोसिएशन है, तो ऋषिकुल्या जो रिवर है इट ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स एंड ड्रेन इनटू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये ड्रेन करती है एंड इट इज अ मेजर रिवर ऑफ ओडिशा की ये मेजर रिवर्स में से एक है। अगर मैं प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करूं, सो IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल इसका स्टेटस है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इसका जिक्र होता है। अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं 1972, तो इसका जिक्र स्केड्यूल 1 में होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे स्केड्यूल 1 के बारे में मैं बता दूं, ऐसे स्पीसीज इसमें काउंट होती हैं अगर जिनकी किलिंग्स की जा रही है ह्यूमंस द्वारा, सो जो पनिशमेंट है वो बहुत ही सीवियर है, बहुत ही कठोर दंड दिए जाने की बात की है। चलिए,
सो फ्रॉम दीज पार्ट्स क्वेश्चन आर सपोज टू आस्क। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, एसिटिक लाइन्स। सो रिसेंटली 8 एसिटिक लाइन्स एट हैदराबाद नेहरू जियोलॉजिकल पार्क, वहां पर तकरीबन 8 जो आपके एसिटिक लाइन है वो पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस से। ठीक है, तो बहुत ये खराब न्यूज हमें सुनने को मिली है कि अब वी कैन से दैट द सेकंड वेव ऑफ कोविड जो ट्रांसमिशन है अब ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स जो हैं वो भी अनसेफ हैं। 8 जो आपके लायंस हैं उन्हें कोविड हो गया है। अगर मैं नेचुरल हैबिटेट की बात करूं सो गुजरात रीजन में गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके लायंस का जो एसिटिक लाइन का मेन जो घर है या कह सकते हैं अबोर्ड है उनका, वो गुजरात में है। ठीक है, और अगर अभी 2020 में लाइन सेंसस की रिपोर्ट आनी थी, अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया, बट इससे जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें तकरीबन 674 जो लाइन्स हैं वो भारत में इनकी संख्या है। ठीक है, और इसमें अराउंड 29% जो है वो बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अभी सेंसस 2020 में आ नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड। अगर मैं इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करूं, ये जरूर आपको पता होना चाहिए, यहां से भी डायरेक्ट कई बार सवाल पूछते हैं। सो IUCN रेड लिस्ट की मैं बात करूं, इंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। साइट्स की बात करूं, अपेंडिक्स 1 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की मैं बात करूं सो अगेन शेड्यूल 1 में ही इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में ये काउंट किया जाता है। तो यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ज़ाइलोफिस डिपाकी। दिस टर्म, ये टर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। दिस टर्म वाज आल्सो इन न्यूज स्पेशली इन ऑनर ऑफ इंडियन हैर्बिटोलॉजिस्ट। ठीक है, जो दीपक वीरप्पन है, इंडियन हैर्बिटोलॉजिस्ट, उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम का प्रयोग किया गया है। इट इज बेसिकली अ टाइनी स्नेक जो कि तकरीबन 20 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किन रीजन में ये पाई जाती है, कहां पर ये इनका हैबिटेशन प्लेस है, सो तमिलनाडु रीजन और वेस्टर्न घाट और अगस्थामलाई हिल्स, इन रीजन में ये जो स्नेक है पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये टर्म जो है, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, यहां से सवाल भी एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है सिसार्डस। ये टर्म, ये एक तरीके का इंसेक्ट है और इसको काउंट किया गया है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लिविंग इंसेक्ट में। ठीक है, तो ये टर्म अगर एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज सिसार्डस, तो आप आंसर कर सकते हैं, है ना। तो सीधा सवाल पूछा जाएगा अबाउट दिस लिविंग इंसेक्ट। बाकी बहुत ज़्यादा जानकारी इससे संबंधित नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके USA रीजन में भी ये पाया जाता है और अंडरग्राउंड फीडिंग पर ही ज़्यादा इसका फोकस रहता है। ठीक है, रूट्स को खाकर ही जिंदा रहते हैं, बहुत कम ही बाहर निकलते हैं। लेकिन जो बेसिक है आपका, जो इसको स्पेशल बना देता है, इट इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग इंसेक्ट। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, सो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपका कहां पर है, ये बेसिकली आपका तमिलनाडु रीजन में आता है। ठीक है, मेन जो 4 टाइगर रिजर्व हैं उसमें से एक आपका जो है वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। क्यों न्यूज में रहा उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ के इस पर्टिकुलर रीजन के जो 2 ट्राइब हैं, ट्राइब सेटलमेंट्स हैं, कट्टुपति एंड कुजईपति। ठीक है, ऑफ पुल्यार कम्युनिटी। ये जो ट्राइब हैं, दे हैव रेडी टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। एक फेस्टिवल, एक एनुअल फेस्टिवल हर साल मनाते हैं विच इज डेडिकेटेड टू देयर लोकल डेटी वेरापट्टनम। ठीक है, तो यहां से भी ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के फेस्टिवल बनाते हैं या कौन सी ये कम्युनिटीज हैं जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। ठीक है, सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ये 2 कम्युनिटीज हैं जो इस पर्टिकुलर पीरियड में हर साल एक लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं विच इज डेडिकेटेड टू लोकल डाइटी वेरापट्टनम। अदर देन दिस क्वेश्चन सपोज टू आस्क फ्रॉम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए टाइगर रिजर्व है कहां पर। ऑलराइट, चलिए ये 2 सवाल जरूर ध्यान में रखेंगे आप।
चलिए नेक्स्ट है आपका दहला डैम। सो दहला डैम जो है ये भी खबरों में रहा। ये जो डैम है आपका बेसिकली अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के कांधार रीजन में है और सेकेंड लार्जेस्ट डैम ऑफ अफगानिस्तान ये है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान और द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ओवर दिस डैम। चाहे इरिगेशन पर्पसेस की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या अदर वाटर यूसेज की हम बात करें, इस डैम की जो इंपॉर्टेंस है पूरे अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, तालिबान जो आपकी भारत की तरफ से कहा जाता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो तालिबान ने इसे फोर्सिबली कैप्चर किया, इस डैम पर अपना अधिकार कर लिया है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स वहाँ के लोकल्स को हो रही हैं। ऑलराइट, अब प्रॉब्लम ये है कि मान के चलिए अगर तालिबान सत्ता में आ जाएं तब तो ठीक है, अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो इस डैम पर वो कंट्रोल रखेंगे। एंड इफ दे हैव मेड कंट्रोल ओवर दिस डैम सो प्रॉब्लम आर क्रिएटेड फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर पीपल। चलिए, सो ये बेसिक जो सवाल आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, कहां पर ये डैम है, ठीक है। तालिबान से एसोसिएशन से रिलेटेड भी सवाल बनता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कोपिली फॉल्ट जोन। सो कोपिली जो फॉल्ट जोन है इट्स अ सिस्मिकली एक्टिव एरिया, ठीक है, कहां पर आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है, तकरीबन 300 किलोमीटर की ये फॉल्ट लाइन है फ्रॉम मणिपुर टू द चिकन नेक रीजन, जो कि आपका सिलीगुड़ी रीजन है, ट्राई जंक्शन जो बनता है अरुणाचल प्रदेश, असम एंड भूटान के बीच में, ठीक है, ये फॉल्ट लाइन वहां से गुजरती है और ये किस कैटेगरी में आता है, बेसिकली हाईएस्ट सिस्मिक हैजर्ड जोन, क्योंकि हाईएस्ट सिस्मिक जोन हैजर्ड जोन 5 है, उसमें से शामिल किया गया है। ऑलराइट, सो रिसेंटली इट वाज आल्सो रिमेन इन न्यूज़, खबरों में ये भी रहा, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कोपिली फॉल्ट जोन जो है ये कहाँ पर स्थित है और किस जोन में ये आता है, ठीक है, और कौन से स्टेट जो है इससे संबंध रखते हैं। ये 3 सवाल जो हैं आपके कोपिली फॉल्ट जोन से बनते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आपको सीधा जो फैक्ट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। अगर बहुत ज़्यादा एनालिटिकल आप होके पढ़ोगे दैट माइट हेल्प यू इन द मेंस एग्जाम, बट प्रीलिम्स में फिर क्या होगा कि आप फंस जाओ, उलझ जाओगे। तो आपको सिंपल जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप खबरों में है उनसे क्या सवाल बन सकते हैं आपके, ठीक है, प्लेन जो सवाल बन सकते हैं वो पहले आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेशनल न्यूज है पुतला नाच और पपेटरी आर्ट फॉर्म ऑफ असम, ठीक है। सो पपेटरी इज वन ऑफ द आर्ट फॉर्म विच हैज बीन परफॉर्म्ड इन डिफरेंट नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। बहुत से भारतीय स्थानों में पपेटरी का इस्तेमाल किया जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान की मैं बात करूं, बट रिसेंटली क्या है कि कोविड-19 पैंडेमिक ट्रस्ट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है आपके, या प्रमोट किया है असम की जो स्टिंग पपेटरी है उसको, ठीक है। तो ये यहां से जो सवाल है इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, 3 पर्टिकुलर रीजन में परफॉर्म की जाती है असम के, कौन कौन से हैं, बरपेटा नलबारी इन वेस्टर्न असम, कलाएगांव नॉर्थर्न असम एंड माजुली आइलैंड इन ईस्टर्न असम, ठीक है। माजुली आइलैंड इज आल्सो एक क्वेश्चन यहां से भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है ज्योग्राफी का, कि क्या है आपका दुनिया का सबसे बड़ा रिवरलैंड रीजन है, ठीक है। सो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी। अब ये पपेटरी ऐसा क्या है कि इस पपेटरी को ही प्रमोट करने की ज्यादा बात की गई है, व्हाई नॉट द पपेटरी फॉर्म्स ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है। तो इसकी जो सबसे बड़ा कारण है, इसमें जो स्ट्रिंग्स के थ्रू पपेटरी परफॉर्म की जाती है, इट परफॉर्म्स द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और द एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत। उन स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है ऑन स्टेज थ्रू दिस पपेटरी आर्ट। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दिस न्यूज हैज बीन बिकम important and also important for your exam. पुतला नाच। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज खबरों में रहा भारत के कंटेक्स्ट में, एज वी नो दैट इन फरवरी मिलिट्री कू हुआ आपके म्यांमार रीजन में, और बिकॉज ऑफ दैट तकरीबन 7 जो रेफ्यूजीज हैं दे हैव सीक्रेटली एंटर द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया फ्रॉम मणिपुर स्टेट।
ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मणिपुर गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कोई चार्ज ना लगाते हुए, ऑफेंस ना दिखाते हुए उन्हें परमिशन ग्रांट की। ऑलराइट, अब ऐसा क्यों किया भारत ने? हालांकि भारत जो है नॉट द सिग्नेचरी ऑफ यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन, भारत सिग्नेचरी नहीं है, उसके बावजूद भारत ने किया, बिकॉज पहला तो भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है हु हैव फेथ ऑन ह्यूमन राइट्स, हु हैव फेथ ऑन सिविल राइट्स, ठीक है। इसके अलावा भारत ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर साइन किए हैं, सिग्नेचरी है, एंड कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसमें भी भारत जो है सिग्नेचरी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भारत का रोल जो है इंपॉर्टेंट हो गया इस तरीके के मोरल ग्राउंड्स पर देना, क्योंकि ऑफ कोर्स जो स्थिति म्यांमार में रही होगी शायद मजबूरी में दे हैव एंटर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटा चार धाम। छोटा चार धाम या मिनी चार धाम भी खबरों में रहा रिसेंटली। मिनी जो चार धाम है, इट इज अ सर्किट ऑफ 4 साइट्स। कौन कौन सी है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। खबरों में इसलिए रहा, न्यूज में इसलिए रहा, क्योंकि इस साल जो है जो यात्रा होती है हर साल यहाँ पर चार धाम यात्रा, मिनी चार धाम यात्रा, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। ओनली द प्रीस्ट्स वर अलाउड टू परफॉर्म द रिचुअल्स, ठीक है। प्रीस्ट जो है एक ट्रेडिशन फॉर्म है, उनको ही परमिशन दी गई, आम जन जो है इस यात्रा पर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मई मंथ में ये जाती थी यात्रा, नहीं जा पाई इस बार। अब आपसे एक सवाल है, ठीक है, ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, बट यू हैव टू नो एटलीस्ट। ये तो बात हुई मिनी चार धाम की। जो बेसिक आपके चार धाम हैं उनका लोकेशन कहाँ पर है, भारत के कौन से स्थानों पर वो स्थित हैं, प्लीज मुझे आंसर करके बताइएगा। साथ ही साथ एक कैलाश माउंटेन से भी संबंधित मैं सवाल पूछना चाहूंगा। कैलाश माउंटेन जो है वो कितने हैं, ठीक है। पंच की, चलो मैं बता देता हूँ, पंच कैलाश कहा जाता है ना, तो उनकी लोकेशन भी आप मुझे बताइए, ठीक है। आंसर करके बताएंगे क्यों हिमाचल से संबंध है, ठीक है। इतना बता दूं, 5 कैलाश में से 3 जो है आपके हिमाचल में आते हैं, ठीक है। बाकी आप मुझे आंसर करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपकी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु रिसेंटली जो है इनिशिएट किया गया भारत सरकार द्वारा। रिसेंटली वी ऑल नो दैट कि भारत में जो है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिली, स्कैसिटी ऑफ ऑक्सीजन, स्पेशली इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स वी हैव सीन दैट। बहुत से पेशेंट जो है सफ़र किए हैं ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से। एंड कीपिंग इन दिस फैक्ट इन माइंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड डील्स विद डिफरेंट नेशंस। भारत ने पहले भी बहुत से देशों की मदद की थी कोविड पीरियड में, अब कहीं ना कहीं इन देशों ने भी भारत की मदद की है इस बुरे वक्त में। तो इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने वॉरशिप्स को भेजा है लिक्विड ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स को भारत में लाने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी इस समस्या को सुलझाया जा सके। तो इस बात फैक्ट को ध्यान में रखते हुए 3 जो आपके वॉरशिप्स हैं उनको भेजा गया। पहला है INS तलवार, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा 40 मिलियन टन्स फ्रॉम मनामा टू मुंबई, ठीक है। मनामा इज कैपिटल ऑफ बहरीन, बहरीन जो स्टेट है आपका, उसकी कैपिटल है ये। INS कोलकाता, ठीक है, दोहा और कुवैत से ये आपकी मेडिकल हेल्प दोहा से लेगा, और साथ ही साथ कुवैत से ये आपके लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक्स को कैरी करते हुए भारत लेके आएगा। इसके अलावा जो है INS एरावत को भेजा गया है सिंगापुर। ऑलराइट, तो ये तीनों ही आपकी जो आपके वॉरशिप्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं सवाल इनसे एसोसिएशन। साथ ही साथ ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन यू कैन इवन सी इन द मैप, है ना, इस तरीके से INS ये देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। दिस टर्म वाज आल्सो इन न्यूज, रिसेंटली खबरों में रही। स्पेशली इस टर्म का खबरों में रहने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो अभी सेकेंड फेज जो कोविड है उसकी में जो वायरस है वो अपने डिफरेंट वेरिएंट्स को दिखा रहा है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक द वायरस विच वी हैव सीन लास्ट ईयर। ट्रांसमिशन जो है
बहुत इसका बढ़ गया है और भी इसके हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स जो इसके हैं वो देखने को हमें सोसाइटी में मिल रहे हैं। इसीलिए इससे संबंधित एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है विच इज कॉल्ड वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं? पहला है इंक्रीज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो जो लास्ट ईयर वायरस था उसके कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी बहुत ट्रांसमिशन की बढ़ चुकी है, ठीक है। सेकंड है विरुलेंस। सो दिस टाइम दिस वायरस हैज आल्सो given some deadly effects or given birth to some deadly disease. It has been seen in Brazil and especially in UK region में भी बहुत से symptoms ऐसे बने हैं जो कोविड पेशेंट हुए हैं, उनमें कुछ ऐसे डेडली डिजीज जो है पनप गई हैं, बन गई हैं, जो बहुत खतरनाक है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। सो ये एक इसका कारण है। साथ ही साथ इट इम्यून टू एंटीबॉडीज, ठीक है। जो पहले वैक्सीनेशन हुई है इन्फेक्शन से, अब ये जो आपका वायरस है उस वैक्सीनेशन से कंप्लीटली इम्यून है, ठीक है। इट मींस कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है इस वायरस में, जो चेंजेस आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है, उसका इफेक्ट जो है पहले से बहुत ज़्यादा घातक है और भी हमें बुरी खबर जो है पूरे विश्व को सुनने को मिल सकती है। तो ये टर्म ज़रूर पूछी जाएगी एग्जाम में, तो ज़रूर इसके बारे में आप पढ़ें। नेक्स्ट है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्यों खबरों में रहा, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए जिसमें ममता बनर्जी लॉस्ट द इलेक्शन, ठीक है। ममता बनर्जी लॉस्ट द इलेक्शन, नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव हार दिया अपना, ठीक है। फॉर्मर जो प्रोटेजी थे उनके बीजेपी लीडर अब बन गए शुभेंदु अधिकारी से, ठीक है। अब ममता बनर्जी चुनाव तो हार गई, बट उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, दैट वन इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो नाउ अब सवाल ये बनता है कि क्या वो आपकी सीएम बन सकती हैं, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है ना कि कोई व्यक्ति जो एमएलए नहीं है वो सीएम नहीं बन सकता, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। जैसे कोई व्यक्ति अगर एमपी नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो क्या देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऐसी स्थिति पे? सो द आंसर इज यस, वन कैन बी the chief minister of the state, and this provision is mentioned under article 164, and that's why this article remained in news. article 164 section 4 में इसका जिक्र किया गया है। ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में इलेक्शन हार गया हो और वो सीएम बनने का दावेदार हो तो वो बन सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स उसे सीट लेनी पड़ेगी एमएलए की, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी है हमारे उत्तराखंड में भी रिसेंटली तीरथ नाग रावत जो हैं उनके कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, या 2011 में ममता बनर्जी ही जब आपकी सीएम बनी थी तो वो एमएलए नहीं थी। तो दीज आर सम फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स। चलिए जरूर इस आर्टिकल को पढ़ें। नेक्स्ट है विनकोव 19। नाउ विनकोव 19 वाज आल्सो रिमेन इन न्यूज। तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसने डेवलप किया है विनकोव 19 को, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक ड्रग माना गया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। और इसको एक्सपेरिमेंट किया गया बेसिकली हॉर्सेस पर, ठीक है, और उनको इंजेक्ट किया गया पहले कोविड जो इन्फेक्टेड हैं, उसके बाद मेडिसिन देखिए चेक किया गया कि क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं, बट रिकमेंड जो किया है गवर्नमेंट ने, इट इज़ आफ्टर जो भी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट आए हैं फर्स्ट और सेकंड फेज के इसमें, तो फाइनली सरकार ने सिर्फ यही डिसाइड किया कि भैया इसको इस्तेमाल किया जाए इमरजेंसी यूज में, ठीक है। तो इससे हमें इसकी इंपॉर्टेंस तो पता चल रही है, लेकिन ऑफकोर्स कुछ हार्मफुल रिजल्ट्स भी होंगे, तभी सरकार ने सिर्फ कहा है इमरजेंसी पर्पसेस के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाए। तो विनकोव 19 जो वैक्सीन है ये भी खबरों में आपकी रही। नेक्स्ट है आपके स्वामित्व स्कीम। सो रिसेंटली स्वामित्व स्कीम जो थी वो भी खबरों में रही। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिसेंटली रिलीज किया है एक नया फ्रेमवर्क अंडर स्वामित्व स्कीम, ठीक है। अब स्वामित्व स्कीम का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। इट स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग्स विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एज यू कैन सी इवन इन द इमेज, ठीक है। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, कि
जनरली क्या होता है कि जो मैपिंग जब होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली विलेजेस की, तो बहुत एक्यूरेसी उसमें नहीं रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी की मदद कैसे ली जा सकती है, ड्रोन्स का इस्तेमाल इसमें किए जाने की बात की है, ठीक है। एंड ये जो सेक्टर स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया नेशनल पंचायती राज जो डे होता है उस दिन, ऑन 24 अप्रैल 2021, और वी कैन से इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ऑलराइट, तो तकरीबन अगर अच्छे से ये ड्रोन जो हैं अपना काम करते हैं तो ये मान के चला जा रहा है कि 6.62 लाख जो विलेजेस हैं कवर होंगे इसके अंडर अगले 5 सालों में, ठीक है, 2021 से 25 के बीच। तो स्वामित्व जो स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस बन जाता है। नेक्स्ट है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो रिसेंटली 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर आल्सो रिमेन इन न्यूज, ठीक है। ये बेसिकली आपका 102 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2018 से दिया गया है स्टेटस। क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हैज गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। अगर मैं एससी या एसटी कमीशन की बात करूं, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था उनके पास, लेकिन अगर नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की मैं बात करूं सो कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टेटस नहीं था, ठीक है। इन्हीं के अंतर्गत बात कर दी जाती थी, बट नाउ अंडर द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये मेंशन किया गया, और आर्टिकल 330B एंड 342A में इंसर्ट किया गया है कुछ सेक्शंस को, ठीक है, जिसमें बात की गई है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। आगे बात करेंगे 2G DRDO's एंटी कोविड ड्रग, ठीक है। सो ये भी बहुत खबरों में रहा 2DG DRDO। देखिए आप ये चीज देखेंगे कि ज्यादातर जो खबरें हैं ना वो कोविड से रिलेटेड हैं, चाहे वैक्सीन की फॉर्म में है या जो कोविड स्प्रेड हुआ है डिफरेंट रीजन में या डिफरेंट स्पीसीज में उससे रिलेटेड हो। तो इससे आपको पता चल रहा है कि पिछले 1 महीने में 2 महीनों में कितना ज्यादा इंपैक्ट बढ़ा है आपके कोविड का। सो रिसेंटली द ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया अप्रूव किया है ओरल ड्रग टू ट्रीट कोविड-19, ठीक है, और इस ड्रग को नाम दिया है 2DG, ठीक है। अब बेसिकली बहुत ही ये माना जा रहा है कि बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज किए गए हैं, उनकी क्विक रिकवरी के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है, या ऐसे पेशेंट्स जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको ये ड्रग दिया जा सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में भी आपके जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग है 2DG बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। सो ट्रिप्स जो है उससे संबंधित ये सवाल है, ठीक है। सो यूनाइटेड स्टेट जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू अबेंडन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ताकि कोविड-19 जो वैक्सीन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जनरली ये देखा गया है ना, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज का इजाद कर रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग समथिंग फ्रॉम योर माइंड और आपके पास उसका कॉपीराइट आप ना करवाएं तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो कॉपीराइट कराना, ट्रेड मार्केट्स है ना, GI टैग्स, ये जो टर्म्स आप सुनते हैं, पेटेंट्स कराना, ये सभी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो सेम इन द केस ऑफ कोविड वैक्सीन, क्योंकि अभी बहुत से देश जो हैं वो कोविड वैक्सीन बनाने में काम कर रहे हैं, है ना। तो पॉसिबिलिटी है अगर आप पेटेंट्स या इस तरीके के कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं फर्दर। सो ये खबरों में रहा न्यूज पर्टेनिंग टू कोविड वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021, 1 ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट, है ना। रिसेंटली अजीम प्रेमजी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने विद कोलैबोरेशन ऑफ कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे, ठीक है,
क्लिप्स की मदद से और इंडिया वर्किंग सर्वे की सहायता से एक रिपोर्ट पेश की है, एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें एनालिसिस किया गया है एक साल में कोविड-19 के क्या समाज पे इकोनॉमिक इफेक्ट्स पड़े हैं, कितनी जॉब्स मिली हैं, गई हैं, इनकम सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या पॉवर्टी बढ़ी है, इनइक्वालिटी बढ़ी है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों पर अपनी एक रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, तो बहुत इफेक्टिव रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। हालांकि ये कोई सरकारी दस्तावेज तो नहीं है, बट एक जानकारी के लिए एक हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। तो यू हैव टू गो थ्रू विद दिस रिपोर्ट इन डिटेल। पर्पस मैं बता दूं आपको इन शॉर्ट की पर्पस इसका क्या है। पर्पस जो अभी मैंने कहा 1 ईयर ऑफ कोविड-19 की जानकारी देना, जॉब्स, इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में। तो ये पर्पस जरूर आप ध्यान में रखें, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्क सेल्वी। स्पोर्ट्स ही आपकी खबर है। मार्क सेल्वी जो कि एक इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं, रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है 4थी बार। 4th टाइम ही वन द स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफीटिंग शॉन मर्फी। शॉन मर्फी को डिफीट किया उन्होंने। ऑलराइट, और ये 4 बार जीत चुके हैं। कब कब उन्होंने 14, 16, 17 एंड 2001 में। अब इससे ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। स्पोर्ट्स सीधा क्वेश्चन है कि कितनी बार उन्होंने जीता है। 4th टाइम ही वन। ठीक है, फ्रॉम विच स्टेट ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, और क्या नाम है इनका। सिंपल ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, और एक साथ में कि किन से उन्होंने ये टाइटल जीता है, यहीं से सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर डे। तो अब बात करेंगे हम इंटरनेशनल लेबर डे की, जिसको वर्क्स डे भी कहा जाता है, इंटरनेशनल वर्क्स डे, और मे डे भी कहा जाता है। तो ऐसे सवाल जरूरी नहीं है कि लेबर डे से ही पूछा जाए, इंटरनेशनल वर्कर्स डे और मे डे की फॉर्म में भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल सवाल आपका जो बनेगा वो है कि कब मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st में। और बेसिक इसकी जो थीम है वो क्या है, तो थीम इसकी है वो है बेसिकली 2021 में तो अनाउंस ही नहीं की है, अभी तक नहीं की, मे बी फर्दर फ्यूचर में की जाए। अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं की गई। लेकिन 2020 की जो थीम थी इसकी, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। सिंपल याद रखेंगे आप। ऑलराइट, चलिए अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं, थोड़ा सा बता देता हूं। इसकी शुरुआत बेसिकली 1856 में जो आपकी रिवोल्ट हो रहे थे यूरोप में, स्पेशली इन ऑस्ट्रिया रीजन में रिवोल्ट हो रहा था। 8 वर्क आर्क मूवमेंट चली थी वहां पे, ठीक है, अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास। वर्कर्स वर सफरिंग, तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। एंड इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइसेस ऑफ ऑल पीपल दोज वर इन्वॉल्व्ड इन दैट काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन यूरोप, ठीक है, इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग। सो ये डायलॉग भी बहुत ज्यादा खबरों में रहा। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पार्टिसिपेटेड इन दिस, ठीक है। साथ ही साथ डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड रशिया पार्टिसिपेटेड इन दिस। नाउ व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, इससे पहले भी बहुत बार ऐसे हो चुके हैं समिट्स। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज भारत ने 2+2 समिट अभी तक जो किया है वो सिर्फ किया है क्वाड देशों के साथ, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के साथ ये भारत ने अभी तक समिट किए थे, ठीक है ना। 4 देशों की ऑर्गेनाइजेशन है, बता दूं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान एंड इंडिया, ठीक है। तो रशिया एक पहला नॉन क्वाड नेशन बन गया है जिसके साथ भारत ने 2+2 डायलॉग की मीटिंग की है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दिस न्यूज बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि किस देश के साथ भारत ने इस तरीके की कोई डील की गई। नेक्स्ट है कैरन रिबेल्स। सो कैरन रिबेल्स जो है ये भी खबरों में रहे। कैरन रिबेल जो है ये सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट रिबेल ग्रुप है म्यांमार का माना जाता है। एक इन्होंने पार्टी फॉर्म की है अपनी, कैरन नेशनल यूनियन नाम इसे दिया गया है, और दे हैव स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट म्यांमार गवर्नमेंट फ्रॉम 1949। अब मैं मैप में आपको दिखाता हूं, ये जो पर्टिकुलर रीजन है आपका, दे डिमांड अ सेपरेट स्टेट फॉर देम, ठीक है। ये जो रीजन है म्यांमार और थाईलैंड के बीच, इस पर ही अपना अधिकार जमाते हैं। स्पेशली जो ये काइन रीजन है, ये कहते हैं इट बिलोंग्स टू कैरन, जो आपकी कम्युनिटी है
एक एथनिक ग्रुप है, एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है ये म्यांमार का, उससे संबंधित है। ऑलराइट, एंड दे आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट विच कॉल्ड कौथालोई। सो व्हाई इट वाज रिमेन्ड इन न्यूज, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, थाईलैंड की जो आर्मी है और जो कैरन नेशनल यूनियन है उनके बीच झड़पें हुई, उनके बीच मुठभेड़ हुई। सेवरल कैजुअलिटी टुक प्लेस, नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स इन दिस एंड इट रिमेन्ड इन न्यूज। ठीक है, इसकी वजह से खबरों में रहा। दूसरी तरफ म्यांमार में भी कुछ इस तरीके की वारदातें सुनने को मिली। नेक्स्ट है कार्निकोव कोव। ठीक है, कार्निवेक कोव। सो कार्निवेक कोव इट्स अ काइंड ऑफ वैक्सीन, ठीक है, जो डेवलप की है रिसेंटली रशिया ने। किसके लिए डेवलप की है? फॉर एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट बैच ऑफ कोविड-19 जो वैक्सीन है फॉर एनिमल्स, वी कैन से दैट, डेवलप बाय रशिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा, सीधा पूछा जाएगा, ऐसी कोई वैक्सीन बनाई गई है क्या एनिमल्स के लिए? तो हाँ, कार्निवेकोव इसका नाम है और रशिया ने इसे डेवलप किया है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स नाउ, सो उनकी सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनके लिए भी वायरस होना चाहिए। ठीक है, एसेटिक लॉइन के कंटेक्स्ट में हमने बात की है। अगर बात करें किस संस्था ने इसको किया है, सो इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय रॉयल नेस्डोर, अ फेडरल सर्विस, है ना, एक फेडरल सर्विस है आपकी रशिया की, उसने इसका निर्माण किया है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एनिमल्स की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, ताकि जो कोविड डिजीज है उसे वो सफर ना करें। चलिए, नेक्स्ट है आपका रॉक। सो रॉक वाज आल्सो रिमेन इन न्यूज, है ना, जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक बर्ड की पिक्चर है ये। सो रॉक इज बेसिकली एन इनॉर्मस बर्ड, बहुत बड़ा ये एक माइथोलॉजिकल बर्ड है इन द स्टोरीज ऑफ मिडल ईस्ट रीजन। ठीक है, सिंदबाद जो सेलर है उसकी स्टोरीज में भी इस बर्ड का जिक्र होता है, रॉक का। अभी रिसेंटली क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरप्लेन जो है वो बनाया गया है, क्योंकि ये पक्षी भी बहुत बड़ा था और ये एयरप्लेन भी बहुत बड़ा है, इसलिए रॉक जो वर्ड है इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका अगर मैं साइज की बात करूं तो तकरीबन इसका साइज है एक फुटबॉल ग्राउंड, एक छोटा फुटबॉल जो ग्राउंड है उसके बराबर इसका साइज है। ठीक है, एंड इट कैन मूव विद द स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर। और पेलोड उठाने की क्षमता की बात करूं तो तकरीबन 220 टन्स का ये पेलोड उठा सकता है। ठीक है, तो it took a flight basically from Mojev Air and Spaceport in California। तो खबरों में ये रहा बेसिकली, जरूर इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में, तो जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, रिसेंटली अनाउंस किया गया है। ठीक है, जिसपे पार्टनरशिप दी है आपके IMO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स FAO ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और FAO के इनिशिएटिव से ग्लो लिटर जो प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट किया गया। क्यों इसको इनिशिएट किया गया? जो मरीन प्लास्टिक लिटर है उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और किस अमाउंट में वो लिटर है उसको अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, रिडक्ट किया जा सके, और जो मरीन लाइफ में इंसान की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है विच इफेक्ट द मरीन इकोसिस्टम, उसको कैसे सुधार किया जा सके। ऑलराइट, चल नेक्स्ट है आपका स्पेशल 301 रिपोर्ट। ठीक है, तो रिसेंटली USTR जो है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट की है जिसका नाम है स्पेशल रिपोर्ट 301। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है बेसिकली जो सेक्शन 301 है ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, उसके नाम पर ही इसका नाम दिया है। इसके तहत बेसिकली बात की गई है, भारत को इसमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, और 23 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको वॉच लिस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है, स्पेशली फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, क्योंकि भारत में भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है,
तो अमेरिकन कंपनीज ने कहीं ना कहीं इस पर बात की है, इस मुद्दे को उठाया कि भाई जब भी कोई डील की जाएगी या कंपनीज, इंडियन कंपनीज के साथ या और कंपनीज के साथ, तो ये देखा जाएगा कि दे हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और नॉट, दे फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लैग बी ओमार। लैग बी ओमार, ठीक है, ये भी खबरों में रहा। एक फेस्टिवल है, एक जूइश फेस्टिवल है, बेसिकली बिलोंग टू जुडाइज्म, है ना। जैसे एक हिंदुज्म एक धर्म है, जुडाइज्म भी एक बहुत पुराना एक धर्म है, फॉलोड बाय ज्यूज। सो जैसे हमारे लिए एक दिवाली फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ज्यूज के लिए ये लैग बी ओमार फेस्टिवल है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 33rd डे ऑफ विच इज कॉल्ड ओमार। ठीक है, तो फर्स्ट टू 49 डे तक आपके ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन सेलिब्रेशन जो होता है सिर्फ 33rd डे को होता है। ठीक है, इस दिन क्या किया जाता है, बहुत बड़ा बोन फायर किया जाता है, एंड सराउंडिंग द बोन फायर एज यू कैन सी इवन इन द इमेज पीपल वर डांसिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड एंजॉयिंग देयर लाइफ। बहुत ही पवित्र से माना जाता है। इट इज ऑल्सो कंसिडर द सीजन ऑफ वेडिंग्स। ठीक है, और मुंडन सेरेमनी जैसे इंडिया में होती है, उसी तरीके से 3 साल की उम्र के बाद यहाँ पे बच्चों का आपकी जो हेयर कट है वो कराया जाता है ऑन द ओकेशन ऑफ लैग बी ओमार। ऑलराइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षाओं में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देखिए ये जो डेज से सवाल है ना, सिंपल आपको याद रखने हैं, कब मनाया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन का रोल है और क्या थीम है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की मैं बात करूं, सो 3rd डे को ये सेलिब्रेट, 3rd मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और जो ये सेलिब्रेशन है इसका ऑर्गेनाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा। अगर मैं बात थीम की करूं 2021 की, सो इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है, ये इसकी बेसिकली थीम है। तो ये यहीं से सवाल आपके एग्जाम में बन जाएंगे। कब मनाया जाता है, 3rd मई को। क्या थीम है, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है, as we know that press is considered the 4th pillar of the democracy, and many nations of the world at the present time follow democratic state. चलिए आगे हम बात करेंगे वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे। वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे अगेन कब मनाया जाता है, 5th में। ठीक है, और क्या इसकी थीम है 2021 में, सेविंग लाइव्स द सेकेंड टाइम क्लीन हैंड्स। दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे। ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नाउ, शायद पहले इतनी इंपॉर्टेंस पहले भी मनाया जाता था, क्यों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ये डे। हम सभी जानते हैं हैंड सैनिटाइजेशन, क्लिनजिंग ऑफ हैंड्स इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस पैंडेमिक पीरियड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसलिए ये जो डेट है, ये डे है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम्स परस्पेक्टिव से। आगे मैं बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज की तरफ, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 और IA 2030 लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। सो रिसेंटली क्या है कि जो प्रोमिनेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, गाबी है, दे हैव लॉन्च्ड अ इम्यूनाइजेशन एजेंडा फॉर 2030। ठीक है, द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, जो लास्ट वीक अप्रैल का होता है, उसे इम्यूनाइजेशन वीक की फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो इस साल क्या है, 2030 तक जो है हमें इम्यून होना है डिफरेंट डिजीजेस से। ये बात इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर की है और डिसाइड किया है। ठीक है, थीम क्या है इसकी, द थीम फॉर 2021 वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। बहुत बढ़िया थीम है कि वैक्सीन्स कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के पास लेके आ रही है। एज वी कैन सी दैट कोविड के बहुत से नेगेटिव हार्मफुल हैं पॉइंट्स, बट कुछ पॉजिटिव भी है ना कहीं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या हुआ है, लोग जो या देश हैं एक दूसरे के करीब भी आए हैं। सो वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोज। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है, कब मनाया जाता है ये, 7 तारीख को, 7 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका प्राइमरी टारगेट क्या है कि एथलेटिक्स की तरफ जो यूथ है उसका अट्रैक्शन बढ़े। पीपल स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक एक्टिविटीज। जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ रही है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो कम होती जा रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट
नंबर ऑफ डिजीजेज जो हैं आज हर इंसान कोई ना कोई बीमारी से फेस कर रहा है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन को ये लगा होगा कि इस तरीके की अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी, और इसीलिए हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। तो ये डेट भी पूछी जा सकती है डायरेक्ट एग्जाम में। नेक्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। सो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, हर साल नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड जो है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इवन विजिट इंडिया, भारत के बहुत से किनारों पर आते हैं, और भारत से भी बहुत से जो पक्षी हैं डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड विजिट। ठीक है, सो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो, जानकारी प्राप्त हो, अवेयरनेस बढ़े अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो इसकी इस साल की है वो क्या है? सिंग फ्लाई सो लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सो लाइक अ बर्ड, तो ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ठीक है, थैलेसीमिया डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। एज वी नो दैट इट्स अ काइंड ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, है ना, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो शरीर में बनता नहीं है। ठीक है, एंड इट कॉजेज एनीमिया जैसी बीमारी को ये बढ़ाता है, अदर ब्लड डिसऑर्डर्स को भी जन्म देता है। अगर मैं प्राइमरीली बात करूं किन रीजन में ये ज्यादा है, साउथ एशिया, अफ्रीकन और मेडिटेरियन कंट्रीज। ठीक है, जहां पर कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन की भी समस्या है। ऑलराइट, सो कब मनाया जाता है? ऑन 8 में। थीम क्या है इसकी इस साल की? एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोब, थैलेसीमिया कम्युनिटी। ऑलराइट, तो जरूर याद रखें कि इस डे आपको जरूर याद रहना चाहिए। सभी तारीख जो इंपॉर्टेंट है यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। सो जो मेन आपकी रिपोर्ट है वो है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशंस जो है रिसेंटली रिलीज किया है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट इन 2021। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट कोविड की वजह से क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़े हैं, क्या इफेक्ट पड़े हैं उन देशों में जो ज्यादा जिनके लोग जो हैं फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा है, उन आंकड़ों की, उस डाटा की बात की गई है इस रिपोर्ट में। तो अगर बात की जाए फॉरेस्ट रीजन की तो पूरी दुनिया में अराउंड 1.6 बिलियन पीपल जो हैं रिलाई ऑन फॉरेस्ट्स। 1.6 बिलियन इज अ ह्यूज फिगर, जो कि तकरीबन 25% ग्लोबल पॉपुलेशन का है, जो सिर्फ फॉरेस्ट पे ही कंप्लीटली रिलाई करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव इसमें इफेक्ट ये है कि भारत जो है कहीं ना कहीं इसमें एडिशन कर रहा है। हर साल तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर जो ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है उसकी बढ़ोतरी हो रही है इंडिया में। इसका जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। ऑलराइट, तो ये जो 2 फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट आपके बन जाएंगे इस रिपोर्ट से आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉक अबाउट GNAFC ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई है GNAFC, जिसमें बेसिकली यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन और भी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पार्टिसिपेटेड इन दिस। क्या इसका मेन गोल है कि 2021 में जो ग्लोबल रिपोर्ट है फूड क्राइसिस की उसके बारे में बात करना, स्पेशली ड्यू टू कोरोना वायरस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोरोना वायरस की तो तकरीबन, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, है ना, लॉकडाउन हुए हैं, बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं, पॉवर्टी रेट बढ़ा है, इनइक्वालिटीज बढ़ी है सोसाइटी में, भुखमरी बढ़ी है समाज में। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है, और आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि ये बात की गई है कि तकरीबन 40 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हंगर in 2020, 40 मिलियन पीपल इन दिस ग्लोब। ठीक है, जो 2019 से अगर मैं बात करूं तो 24 मिलियन बढ़ा है। इट हैज इंक्रीज 24 मिलियन। तो आप देख सकते हैं एक ही साल में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये कि ये दुष्परिणाम है कोविड-19 का। चलिए, here we complete our today's session of current affairs series.
आई होप बहुत सी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपको पता चली होंगी, नंबर ऑफ फैक्ट्स यू कम टू नो विच विल हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन स्पेशली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। अच्छे से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, ज़रूर गो थ्रू हो, ठीक है। और इसकी जो डिटेल्स है वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। सो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ टेलीग्राम चैनल ऑफ अवर अकेडमी। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ यू वांट टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, सो हियर यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ आवर कोर्सेज, ठीक है। अगर आप HPS मेंस GS टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसपे 20 टेस्ट इंक्लूड हैं, 9 सेक्शनल टेस्ट हैं, 9 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे और 2 ऐसे टेस्ट इसमें इंक्लूड हैं, एंड इट जस्ट कोस्ट 8500, ठीक है। सो अवेल द अपॉर्चुनिटी। इफ यू वांट मेंस कोर्स, अगर आप मेंस कोर्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं चाहते हैं, सिर्फ मेंस कोर्स चाहते हैं, तो उसमें आपके इंक्लूड होंगे वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल आपको सारा मिल जाएगा, उसमें इंक्लूड होगा। ऑलराइट, एंड इट आल्सो कोस्ट 8500। ऑलराइट, if you want a comprehensive course of HPS exam which include prelims, mains, or we can say that a full course जिसमें वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल, एंड इट आल्सो इंक्लूड द टेस्ट सीरीज पार्ट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, ठीक है। सो इट विल जस्ट कॉस्ट 2200 and 500 रुपीज। तो समय ना गवाते हुए यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।